Good morning, students. I hope you all are fit and fine. So let's begin our lecture, beta. In our previous lecture, we have studied about interface. Okay, आपने interface पढ़ा और interface में क्या पढ़ा हमने? There are three different phases of interface: G1 phase, gap1 phase और post mitotic phase और pre-synthetic phase. Okay. इसके अलावा आपने S phase पढ़ा. Then you have studied about G2 phase. Okay. और मेन इनके जो इवेंट्स हैं यू हैव टू रिमेम्बर दैट बेटा. ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं खास करके आपका प्लॉइडी लेवल को लेके प्लस आपका जो है कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए सी वैल्यू को लेके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि जीवन में कोई चेंज नहीं होता, ना प्लॉइडी में चेंज होता है ना कंसेंट्रेशन में, तो प्लॉइडी टू कंसेंट्रेशन रेशियो सेम रहेगा. ओके. S1 में हमने पढ़ा, S फेज में हमने पढ़ा है कि S फेज में क्या होता है, रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए या डायरेक्ट आप बोल सकते हो रेप्लीकेशन बिकॉज इट इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू डीएनए या मेकिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए. ओके. सो अगर हम बात करें किसकी, आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो वो कहीं चेंज नहीं होंगे. ठीक है, इंटरफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी चेंज नहीं होंगे. G2 फेज में भी कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है ना, नंबर में ना प्लॉइडी में. सिर्फ S फेज में कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल होती है, दैट इज मेकिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए. ओके. अच्छा, अब बात आती है कि जो इंटरफेज है वो कब होगा. ठीक है, देखो इट इज द इनिशियल स्टेज और जो कैसे भी टाइप का आपका जो है डिवीजन हो. ठीक है, आगे हम टाइप्स ऑफ डिवीजन आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. तो कितने भी टाइप का, कैसे भी टाइप का हो, इंटरफेज इज कॉमन फेज. ठीक है, इंटरफेज क्या है, कॉमन फेज है. आपका माइटोसिस में भी होगा और मियोसिस में भी होगा. क्लियर. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विद टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बेटा यहाँ पे बेसिकली वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन एंड आउट ऑफ विच टू आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. ओके, द फर्स्ट वन इज माइटोसिस. ठीक है, माइटोसिस. एंड द नेक्स्ट वन इज योर मियोसिस. ओके, माइटोसिस एंड मियोसिस. और एक जो होता है दैट इज योर एमिटोसिस. ओके, तो एमिटोसिस को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत. अदरवाइज आपका डिटेल से हम पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस. पहले भी आपने 10th क्लास में ये वर्ड्स सुने होंगे. आपने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, जहां पे आपने मे बी पढ़ा हो कि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे सिर्फ मियोसिस हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स में, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, अब ये मियोसिस माइटोसिस है क्या, दीज आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद माइटोसिस. बट माइटोसिस पढ़ने से पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं. तो देखो, जब सेल डिवीजन की स्टडीज की गई तो आपको एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए. ओके, कि एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या यूज किया गया. तो देखो, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स में एक तो बडिंग ईस्ट यूज किया गया था. ईस्ट बहुत ही फास्ट ग्रो करती है और हम आसानी से उसको नोटिस कर सकते हैं. ठीक है ना, तो बडिंग ईस्ट यूज किया गया था. बहुत बार आपने इसके बारे में पढ़ा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है. तो माइटोसिस को इसके अंदर देखा गया था. ठीक है, ऐसे ही फिशन ईस्ट. तो इनके बायोलॉजिकल नेम आपको याद रखने हैं. बडिंग ईस्ट इज योर सेक्रोमाइसिस cerevisiae and your fission yeast is Schizosaccharomyces pombe. देखो, अभी के लिए आपको ये नाम थोड़े से हार्ड लग रहे होंगे, बट डोंट वरी अबाउट दैट बेटा. आगे भी आपको ऐसे ही नाम याद करना है. इसी वजह से मैंने आपको डाइवर्सिटी स्टार्ट नहीं करवाई, क्योंकि डाइवर्सिटी में आप नाम देख के ही घबरा जाते. ठीक है, और थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी ज्यादा है, समझने का कम है. तो हमने पहले वो टॉपिक आपका उठाया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका इंटरेस्टिंग भी है. सेल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और सेल डिवीजन भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा. तो बोर होने वाली कोई बात ही नहीं है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा. ये नाम आपको याद करने हैं. ठीक है, आप मेमोराइज करो इसको अच्छे से. नाउ फर्स्ट वन इज योर माइटोसिस. नाउ माइटो मतलब क्या होता है बेटा, थ्रेड, और ओसिस मतलब होता है आपका स्टेट, यानी थ्रेड वाली स्टेट.
अब थर्ड वाले स्टेट को हम माइटोसिस से कैसे रिलेट करेंगे इसको हम आगे देखेंगे, बट उससे पहले देखो माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जहां पे ध्यान रखना एक सेल से क्या बनते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, एक पेरेंट सेल से सिर्फ और सिर्फ दो ही डॉटर सेल बनते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे कैसा भी रिप्रोडक्शन हो, एक सेल से दो सेल, जो आप अमीबा पढ़ते हो ना, अमीबा ने सेल डिवीजन किया था, अमीबा का जो सेल डिवीजन है दैट इज माइटोसिस। आगे बात समझ में, कोई भी सेल अगर एक सेल से दो सेल बन रहे हैं तो माइटोसिस। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा। अब प्लॉइडी लेवल सेम रहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो डॉटर सेल में ये आपकी पेरेंट सेल हो गई एंड दीज आर योर डॉटर सेल्स, ओके। तो जब डॉटर सेल्स बनेंगी, डॉटर सेल्स में क्या होगा बेटा, आपका प्लॉइडी सेम रहेगी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। क्लियर, ठीक है। पेरेंट सेल के रेस्पेक्ट में डॉटर सेल के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। आई बात समझ में। कंसंट्रेशन की यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन जब डिवीजन होता है तो मैनेज हो जाता है, इंटरफेस में डबल होगी, लेकिन जब डिवीजन साइटोकाइनेसिस होगा तो फिर वो वापस से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, ठीक है ना। तो देखो कंसंट्रेशन का हमें यहाँ कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आगे बात समझ में, इसी वजह से इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अभी आगे मैं करवाऊंगी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ थोड़ा सा डिस्कवरी देख लेते हैं। सबसे पहले माइटोसिस को स्ट्रेसबर्गर ने ऑब्जर्व किया था प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो और फ्लेमिंग और वॉल्टर ने सबसे पहले इसको एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया था, सेलेमेंडर की सेल में। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन दिया क्या है। अगर तो आपसे नॉर्मली पूछा है, कुछ मेंशन नहीं किया है कि किसने देखा था, ठीक है, तो यू विल गो विद स्ट्रेसबर्गर। और अगर मेंशन कर दिया जाए कि प्लांट सेल या एनिमल सेल, तब आपको स्पेसिफिकली आंसर करना है। अगर प्लांट सेल है तो स्ट्रेसबर्गर, और अगर आपका एनिमल सेल है तो आपने आंसर करना है फ्लेमिंग एंड वॉल्टर। आगे बात समझ में, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन डॉटर सेल विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल, है ना। कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमने देखा कि मान लो ये आपका एक सेल है और एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। यहाँ अगर आपके 4 सेल बन हैं टोटल, यानी कि 2n की 2n है, 2n का मतलब आपका 2 into 2 हो गया। यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो आपकी बॉडी की सेल की बात करें, आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, तो पेरेंट सेल के अंदर 46 और डॉटर सेल में भी 46 होंगे, ठीक है। कोई भी नंबर में बदलाव नहीं होगा, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे या सोमेटिक सेल डिवीजन। सोमेटिक का मतलब बॉडी फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। तो ऐसे डिवीजन जो जनरली बॉडी फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। जाइगोट है सिंगल सेल, जाइगोट से धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आता है। कौन सा सेल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर इंजरी हुई, ठीक है, नए सेल एज इट इज, मतलब आप सेम सेल बना रहे हो, कोई बदलाव नहीं है, बस नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, ठीक है। जब आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कहाँ माइटोसिस होनी है, कहाँ मियोसिस होनी है। बहुत अच्छा से समझ लेना, क्योंकि आपका 12th क्लास में फर्स्ट यूनिट में जो चैप्टर है सारे के सारे वो इससे लिंक्ड है। रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट है वो सारी के सारी इससे लिंक्ड है, ठीक है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन। हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले, हु डिस्कवर्ड इक्वेशनल डिवीजन या हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इक्वेशनल डिवीजन। प्लांट्स में स्ट्रेसबर्गर, एनिमल्स में फ्लेमिंग एंड वॉल्टर, ठीक है। आप देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर भी दोनों डिस्टिंक्ट नहीं करके दिए हैं। फ्लेमिंग के बारे में ज्यादा लिखा मिलता है, बट आपने दोनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब माइटोसिस के भी 2 फेज। देखो मैंने कहा कि किसी भी टाइप का सेल डिवीजन हो आपका, हर एक के अंदर इंटरफेस तो होगी ही हो, ठीक है।
देखो पैटर्न वही है आपका, बिल्कुल पैटर्न वही है, क्योंकि हमने जो जनरल डिस्कशन लिया था माइटोसिस का ही था, ठीक है ना। तो वही सेम क्या रहेगी आपकी इंटरफेस, एक होगा माइटोटिक फेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हमें सिर्फ माइटोसिस पढ़नी है, साइटोकाइनेसिस एक कॉमन प्रोसीजर है, ठीक है। तो इंटरफेस भी नो डाउट आपका कॉमन प्रोसीजर ही है, जिसमें G1 आ गया, ठीक है, S आ गया, G2 आ गया। तो इंटरफेस हम पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं माइटोटिक फेज की, ठीक है। माइटोटिक फेज को हम एम फेज भी कहेंगे, जो बेसिकली आपका क्या है, डिवीजन फेज है। और इसमें भी फिर दो पार्ट हमने बताए थे, एक तो कैरियोकाइनेसिस, है ना, कल हमने डिस्कस किया था कि कैरियोकाइनेसिस ना जो है मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ओके। बेटा कल कैरियोकाइनेसिस की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी थी, वो बोला सही था, लिखा गलत गया, आप उसको एडिट कर लेना। कैरियोकाइनेसिस, वाई लगाना भूल गई थी वहां पर मैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ओके। काइनेसिस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, आगे बात समझ में, ठीक है। तो हम बेसिकली पढ़ेंगे, देखो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हमारे ये चारों स्टेजेस हो जाएंगे, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे हैं। और कैरियोकाइनेसिस में भी 4 अलग अलग फेज होंगे। फर्स्ट वन इज प्रो फेज, प्रो मीन्स पहला, फेज यानी कि फेज तो आप समझते हो, कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। तो प्रो फेज पहले आने वाली फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, इनके बारे में डिटेल से जब ये पढ़ाएंगे तब हो जाएगा। तो देखो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, मेटा फेज, देन एना फेज इज द स्मॉलेस्ट फेज, ओके। ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेज कौन सी है, तो प्रोफेज। अच्छा, ओवरऑल सबसे बड़ी कौन सी होगी, इंटरफेज, और इंटरफेज में भी सबसे बड़ी कौन सी होती है, एस फेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स अगर है आपका सेल, मतलब एनिमल सेल है या कॉम्प्लेक्स है, और अगर आपका सिंपल सेल है यानी प्लांट सेल की बात कर ले हम, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा आपका जनरली G1 फेज, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, याद रखना। अब देखो प्रोफेज क्या है, प्रोफेज में देखो हमें देखो ऐसा देखना है कि कुछ इवेंट्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज चल रही है या प्रोफेज स्टार्ट हुई है। तो देखो इसके अंदर हम 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो ये इनिशिएशन कब हुई, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट कब हुआ, तो स्टार्टिंग की कुछ इवेंट्स, ठीक है। और लास्ट के इवेंट्स तो हम देख लेंगे, स्टार्टिंग में क्या हुआ था और लास्ट में क्या हुआ था, तो हमें पता चल जाएगा कि पूरी फेज के दौरान क्या हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज स्टार्ट हुई, तो इनिशिएशन इज मार्क्ड बाय, ठीक है, इनिशिएशन इज मार्क्ड बाय, पहला देखो, सबसे पहले देखो बेटा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जो क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोमल की बजाय आप क्रोमेटिन मटेरियल भी लिख सकते हो, दैट इज मोर सूटेबल। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, कंडेंस होने का मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल अब धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, दैट इज ए कंडेंसेशन, ओके। तो अब धीरे धीरे क्रोमोसोम्स अपने एक्चुअल लुक में आना स्टार्ट करेंगे और अनटेंगलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। टेंगल का मतलब उलझना होता है, अनटेंगल मतलब सुलझना होता है, टेंगल का मतलब होता है उलझना, और अनटेंगल्ड का मतलब सुलझना, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे क्रोमोसोम्स जो उलझे हुए थे, क्योंकि देखो क्रोमेटिन फाइबर में बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड जो है, हम ऐसे देखते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे उलझे हुए से होते हैं। अब धीरे धीरे ये सुलझना स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि इनको अपने एक्चुअल लुक में आना है, और धीरे धीरे ये अलग अलग सेट, क्योंकि देखो इस पूरी वॉल के अंदर क्या है आपके 46 क्रोमोसोम है, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसका डिप्लॉइड सेट है पूरा का पूरा, और अब उन क्रोमोसोम्स को उनकी एक्चुअल लुक में आना है। तो एक्चुअल लुक में जब आएंगे तो ऑब्वियसली अभी धीरे धीरे सुलझना स्टार्ट होंगे, कैसे होंगे हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो पहला क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट टू कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, जिसमें की वजह से अनटेंगलिंग होगी, ठीक है। और जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल है, नाउ लेट मी नो व्हेन सेंट्रियोल्स गेट डबल,
कब डुप्लीकेट हुए थे? शाबाश, आंसर करो, पता चल जाता है मुझे किसने आंसर किया है किसने नहीं किया है। इसे पहले वाले लेक्चर में बताया था एस फेज में, ठीक है। एस फेज में क्या 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 होता है? एक तो डुप्लीकेशन ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल, दूसरा क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है ना। तो जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर चुके थे, अब वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करते हैं? आपके स्पिंडल बनेगा एक, आगे हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके पोल पे जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि डायग्रामेटिक फॉर्म में कैसे क्या होगा। देखो कैसे इसका डायग्राम है। नेक्स्ट देखो बेटा, थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू लेते हैं हम, ठीक है। अभी अभी हमने कहा कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स का जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होना स्टार्ट हो गया? कंडेंस। देखो इनिशियली अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर हम इससे एक और इनिशियल स्टेज बनाए आपकी, ठीक है ना, सेल की जो ऐसी स्टेज बनाए, तो इसमें जो आपको क्रोमोसोम्स है ना, ये आपका न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, ठीक है, और ये इसके अंदर आपको क्रोमोसोम्स ऐसे दिखाई, ऐसे थे ये क्रोमोसोम्स ऐसे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये कंडेंस हुए और कंडेंस होके इस स्टेज में आए, तो देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या है, इनका एक्चुअल लुक आना स्टार्ट हुआ, है ना। तो क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इस क्रोमेटिन मटेरियल में धीरे 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 क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो विस्कोसिटी है, ठीक है, जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, विस्कोसिटी बेटा देखो न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म धीरे धीरे अब न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब विस्कोसिटी जो है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट की, आपका साइटोप्लाज्म ही लगा लो नॉर्मली, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है देखो, बेसिकली यहाँ पे क्रोमोसोम्स अपनी एक्चुअल लुक में आ गए, तो दिस वन इज अर्ली प्रोफेज। ये आपका न्यूक्लियस है जो ब्लू कलर से आउटलाइन है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट हमने इसको डबल मेम्ब्रेन की फॉर्म में दिखाया नहीं है, होती तो डबल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है ना। उसके बाद ये आपके क्रोमोसोम, बेटा यहाँ मैं 2 ही क्रोमोसोम लेके चलूंगी ताकि आपका डायग्राम अच्छा बने, आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज हो, ठीक है ना। ज्यादा क्रोमोसोम अगर हम लेंगे तो फिर वहां आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में, ठीक है। तो हम 2 ही क्रोमोसोम लेके चलेंगे पूरे प्रोसेस में, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम मैंने बताया था सेंट्रियोल्स प्लस उसके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको मिला के, जो आसपास का साइटोप्लाज्म होता है उसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, और सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फीयर मिलकर सेंट्रोजोम बनाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम है, ठीक है। हमने कहा था कि सेंट्रियोल जब हम पढ़ रहे थे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, कार्ड व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो है ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना। और फिर हमने पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो वहां से क्या एक्चुअल में, अब आप देखोगे कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, सेंट्रियोल का क्या रोल है। हमने कहा जहां सेंट्रियोल नहीं होता वो सेल डिवाइड नहीं करती, क्यों नहीं करती वो अब आप देखोगे, ठीक है ना। देखो ये जो सेंट्रियोल है, हालांकि ये डुप्लीकेट हो चुका है, बट आप इस सामने से देखो, दूसरा इसके पास ही नजदीक ऐसे है, तो आपको तो एक ही दिखाई दे रहा है फिलहाल, बाकी ये 2 में कंप्लीट डुप्लीकेट हो चुका है एस फेज के अंदर। तो दिस वन इज सेंट्रोजोम। तो हमने देखो अर्ली प्रोफेज में ये कहा, अब धीरे धीरे प्रोफेज प्रोसीड करेगी, तो हमने कहा था सेकंड पॉइंट क्या लिखा था कि जो सेंट्रियोल्स है बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स दी पोल, अपोजिट पोल की तरफ दोनों सेंट्रियोल्स क्या डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स मूव करेंगे। तो देखो धीरे धीरे दोनों जो है, ये पोल है, ठीक है, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, तो दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। और अब देखो इनके बीच में जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके, साइटोप्लाज्म में जो होती हैं। और बेसिकली ये कहां से अराइज कर रही है, दे आर अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रियोल। इसीलिए सेंट्रियोल किसका काम करता है, MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम करता है, ठीक है ना। तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो अब धीरे धीरे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके ये, जैसे मान लो आपका ये क्या है, आपके दोनों सेंट्रियोल्स हैं,
ठीक है ना। और पहले तो ये ऐसे थे नजदीक नजदीक, अब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे और बीच में जो ये फाइबर्स है ना ये जुड़े हुए रहेंगे और ये इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली जब हम लेट प्रोफेज की बात करेंगे तो सेंट्रियोल्स बिल्कुल पोल पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही सेंट्रियोल यहां से मूव करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होना स्टार्ट करेगी, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करेगी, मतलब कि डिसअपियर होना स्टार्ट करेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली खत्म हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है ना। अच्छा, कहाँ चली जाती है, खत्म नहीं हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन ही है। तो पहले वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिसअपियर होता है, खत्म नहीं होगा, दिखाई देना बंद कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? और देखो अब इस वाले क्रोमोसोम को देखो और इस वाले क्रोमोसोम, अच्छा बीच में मैंने ये ग्रीन कलर से न्यूक्लियोलस बनाया है क्योंकि हम यहाँ पे ये हमने सैटेलाइट क्रोमोसोम ले लिया ताकि आपकी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। सैटेलाइट क्रोमोसोम बताए थे ना, जिसके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हो और एक अलग सा डिमार्केशन हो मार्कर की फॉर्म में, सैटेलाइट जिसे आप कह रहे थे। तो ये जस्ट उसी को शो करने के लिए, बाकी ऐसा कोई खास रोल नहीं है। तो अब धीरे धीरे देखो ये और बढ़िया तरीके से आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लगे। ठीक है, अब क्या होगा, और ज्यादा कंडेंसेशन होगी और जब और ज्यादा कंडेंसेशन होगी तो क्या होगा, अब आपका जो आपके लेट प्रोफेज है, लेट प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स हैं दे रीच्ड एट देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। दोनों के दोनों सेंट्रियोल, यहाँ मैंने बेटा कलर में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया है क्योंकि शुरू में मैंने ब्लैक कलर ले लिया था, बाद में जब यहाँ बनाया तो फिर वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहती, सब कुछ आपको ब्लैक दिखाई देता, इसलिए मैंने कलर वेरिएशन कर दिया है। आप बनाते टाइम शुरू से ही इसको कोई और कलर ले लेना और नहीं भी लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो अब सेंट्रियोल्स यहाँ तक मूव कर चुके हैं और आपके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, ये वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बन रहा है, इसको बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। क्या बोलोगे इसको, माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन, देखो ये स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना, तो ये माइटोटिक्स, माइटोसिस का है इसलिए माइटोटिक। ठीक है, आगे मियोसिस का होगा तो वहां पे भी सेम प्रोसीजर है, तो मियोटिक्स जो है मियोटिक स्पिंडल बन जाता है। तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन कौन कर रहा है, सेंट्रियोल्स के से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज करके अब वो बना रहा है। अब देखो जिन बच्चों ने जो है न्यूक्लियस मुझसे नहीं पढ़ा था बेटा, कुछ बच्चे जो नए आए हैं, ठीक है, आप एक काम करना, अगर सारा नहीं तो कम से कम न्यूक्लियस, चाहे तो मेरे लेक्चर्स पढ़ लो, चाहे आपको बुक से पढ़ना है वहां से पढ़ लो। सेल वाले में जाओगे तो सेल में डिस्क्रिप्शन में चेक करना, जहां न्यूक्लियस पढ़ाया है ना एक बार वो जरूर देख लेना, नहीं तो बेटा सेल डिवीजन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज सब कुछ छोड़ के, जो जहां आप रिवाइज कर रहे हो या जहां आप पीछे का कर रहे हो, एक बार उसको छोड़ के न्यूक्लियस पहले पढ़ लो। ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो है क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो मुझसे अपने डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, आपकी जब भी डाउट क्लास आ रही है, नेक्स्ट डाउट क्लास, तब आप पूछ सकते हो, तो वो अगर क्लियर होगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहले पढ़ा था उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है बेटा, पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना कि क्रोमोसोम किसे कह रहे हो, क्रोमेटिड क्या है, सेंट्रोमियर क्या है, ठीक है, काइनेटोकोर क्या है, बहुत सारी टर्म्स हमने पढ़ाई थी। तो न्यूक्लियस सभी बच्चे रिवाइज करके ये स्टार्ट करना। अब देखो लेट प्रोफेज में आपका यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये क्या आ गए, अब क्रोमोसोम्स क्या है बेटा, अपनी एक्चुअल लुक में आ चुके हैं, अभी भी पूरी तरीके से नहीं लेकिन फिर भी लगभग हमने पढ़ा था कि ये एक क्रोमोसोम है, दिस वन इज वन क्रोमोसोम। ठीक है, और इसकी दोनों आर्म्स एक जगह पे अटैच रहती है, ये रीजन थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहता है, दबा हुआ रहता है। इस कंस्ट्रिक्टेड रीजन को हमने नाम दिया था सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये दो आर्म हो गई क्रोमोसोम की, ये एक क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ तो आपको देखो एक ही सेंट्रोमियर से दो ऐसे आर्म टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब ये क्या करते हैं, ये शुरू का क्रोमोसोम है, ठीक है, जब मेटाफेज तक पहुंचते हैं उस दौरान इंटरफेज के एस फेज
फेज में इसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। तो डुप्लीकेशन का मतलब इसने अपनी डबल कॉपी बना ली है। ठीक है, तो देखो आप जनरली जो आप बुक्स में पढ़ते हो ना, आप ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्रोमोसोम ये है या क्या है। ठीक है, एक्चुअल में क्रोमोसोम ये सिंगल था, बट ये इसकी डबल कॉपी बनती है। हम मेटाफेजिक क्रोमोसोम पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? जब मेटाफेज पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगा। फिलहाल के लिए देखो, अब धीरे धीरे ये अपनी बिल्कुल डबल कॉपी इसने शो कर रखी है। बनी हुई पहले से थी, देखो यहाँ पे भी है, लेकिन वो एक के पीछे दूसरी ऐसी छुपी हुई है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, इसलिए दिख नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे ये टाइटली पैक्ड नहीं है, अब धीरे धीरे एंटेंगलिंग हो रही थी, तो ये भी अब आसानी से दिखना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और अब आपके क्रोमोसोम्स क्या है? दो अलग अलग क्रोमेटेड्स। अब ये सिंगल एक आर्म एक क्रोमेटेड, ये दूसरी आर्म दूसरी क्रोमेटेड। ठीक है, और इन दोनों को हमने क्या नाम दिया था? दीज आर सिस्टर क्रोमेटेड। ऐसी क्रोमेटेड, सिंगल आर्म ऑफ क्रोमेटेड, सिंगल आर्म ऑफ ए क्रोमोसोम क्रोमेटेड कहलाएगा। और एक सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई जो क्रोमेटेड्स होती है उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटेड। ठीक है, तो देखो अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई दे रहा है, जिसकी अपनी पहले से डबल कॉपी बनी हुई है। ठीक है, कब बनी थी? एस फेज में बनी थी, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब ये आपको वही क्रोमोसोम ऐसे दिखाई देंगे। तो देखो कंप्लीशन ऑफ, तो आप बिल्कुल कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज आएगा बेटा यहाँ पे। तो कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज आपको कैसे दिखाई देगा? कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज। ठीक है, कैसे आप मार्क करोगे? आपने जो पॉइंट्स पहले लिखे थे वो इनिशिएशन को लेके थे, अब धीरे धीरे हम मेटाफेज, सेल्फ मेटाफेज की तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना, तो देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है, इट कंडेंसेस, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम ज्यादा कॉम्पैक्ट बन गए हैं एंड सीम टू हैव टू क्रोमेटिड्स। और क्या होगा लास्ट तक आते आते? अब इनमें दो क्रोमेटिड्स, इनके खुद के क्रोमेटिड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, अटैच टुगेदर एट अ सेंट्रोमियर। और दोनों के दोनों क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर पे अटैच्ड है। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल की इनिशिएशन हो चुकी है। ठीक है, द माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसको कौन बना रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, द प्रोटीन क्या है ये? द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। और इस चीज को बनाने में, स्पिंडल फॉर्मेशन को बनाने में बहुत सारे प्रोटीन्स का रोल है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। आगे बात समझ में? तो ये बन गया आपका लेट प्रोफेज का डायग्राम। ठीक है, आज यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि अगली 3 फेजेस छोटी है। नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें हम मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, छोटी छोटी फेजेस है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चलो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन हम लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ तक आपने कर लेना है। ठीक है, और सभी बच्चे एक बार न्यूक्लियस जरूर पढ़ लेना बेटा, नहीं तो आगे का पोर्शन समझ में नहीं आएगा। और एक क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। ठीक है, सेल वाले चैप्टर से 101 हर साल आता है, तो अच्छे से करो इसको। एक बार समझ जाओगे ना तो कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।